अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मॉडल नंबर 112 है। मॉडल नंबर 112 में जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंपैरेबिलिटीज़ पढ़ने वाले हैं। इस बात को समझने के लिए कि लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं और किस लैंग्वेज ने किस लैंग्वेज के जो ड्रॉबैक्स हैं उसको किस तरह से कवर किया और किस तरह के इश्यूज़ को प्रॉब्लम्स को जो पिछली लैंग्वेज में थे नई जनरेशन लैंग्वेज ने किस तरह से उसे सॉल्व किया। इसके लिए तमाम लैंग्वेजेस को जो है एक लीनियर स्केल पर ड्रॉ किया गया। उसके बाद उनकी कमज़ोरी और ख़ामियों को देखते हुए कई अल्टरनेटिव अप्रोचेस की गई जिसे ताकि प्रोग्रामिंग के जो प्रोसेस है उसे आसान किया जाए। इस सारे काम को जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइग्राम कहते हैं। यहाँ पर अगर आप बुक में देखें तो वहाँ एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें हर लैंग्वेज की जो है बर्थ एज बताई गई है, उसके बाद उसके फंक्शंस बताए गए हैं, उसको जॉब रिलेटेड, उसके वर्क रिलेटेड, उसकी डेवलपमेंट रिलेटेड उसमें क्या बेहतरी थी पिछली लैंग्वेज से और किस तरह वो उसका ड्रॉबैक था, क्या उसके डिसएडवांटेजेस थे, वो सब हम एक चार्ट के ज़रिए आपको समझाए जा रहे हैं। जहाँ मैं आपको बताऊं कि इम्पेरेटिव पैराडाइग्राम से मुराद जो है वो प्रोसीजरल पैराडाइग्राम है, यानी कि एक ऐसा नमूना बनाना जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे उसी तरह जिस तरह आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और आपको आपका डिज़ायर रिज़ल्ट भी मिलता रहे। इम्पेरेटिव के बाद जो अगला फॉर्मेशन बनाया गया वो डिक्लेरेटिव पैराडाइग्राम का था। इसका काम ये था कि ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मतलब अपने आप से जो उसके कोडिंग में आती थी। ये प्रोग्रामर से पूछता था कि मतलब उसको बताना होता था कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है और वो उसे सॉल्व करके दे देता था, बजाय कि एल्गोरिथम में की तरह जैसे होता है एल्गोरिथम में कि आपको पूरा चाहे रीचेक करना होता है, पूरी करेक्शन खुद ही ढूंढनी होती है। ये जो था डिक्लेरेटिव प्रोग्राम जो था वो खुद ही से आपको एरर ढूंढ के दे देता था और करेक्शन भी कर देता था। इसके बाद प्रेडिक्टर डिक्लेरेटिव प्रोग्राम का यूज़ कहाँ होता था, ये बहुत लंबे अरसे तक यूज़ होता रहा है क्योंकि इसका कोई रिप्लेस नहीं था और इसमें करेक्शन भी बहुत कम थी, गलतियाँ बहुत कम थी, ड्रॉबैक्स नहीं थे। इसका यूज़ होता था पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल तरह के पर्पसेस के लिए, ताकि जिसमें प्रेडिक्शंस की जाती हूँ, जैसे पॉलिटिक्स में आगे की प्रेडिक्शन की जाती है, इन्वायरमेंट में मौसमियात की प्रेडिक्शन की जाती है, उसमें ये डिक्लेरेटिव प्रोग्राम बहुत अच्छे से कामयाब हो गया था। डिक्लेरेटिव पैराडाइग्राम इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये हुआ था कि प्रोग्रामर को सिर्फ अपना जो था अपना इशू या अपनी प्रॉब्लम जो होती थी प्रोग्रामिंग की, इन कोडिंग की, जिस भी हवाले से जो भी एप्लीकेशन थी, इन्वायरमेंटल थी, सोशल थी, वो सिर्फ इनपुट करनी होती थी और आउटपुट में वो उसका सॉल्यूशन आपको बता देता है। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल वेदर फोरकास्ट है। वेदर फोरकास्ट के लिए फिर इसके बाद जो है जब डिक्लेरेटिव पैराडाइग्राम आया उसके बाद वेदर फोरकास्ट के लिए एल्गोरिथम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मीन्स के उसमें सिर्फ इनपुट डाला जाता था कि इस तरह का इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है और वो प्रिडिक्ट करके बताता था कि इस दिन बारिश होगी, इस दिन क्लाउडी वेदर होगा, इस दिन ड्राई वेदर होगा। तो दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा है वो दो तरह के असेंबलर्स के बारे में पढ़ा है, एक इम्पेरेटिव एक डिक्लेरेटिव। इम्पेरेटिव जो थे वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह के लिए कोडिंग का काम करते थे और जबकि जो दूसरे डिक्लेरेटिव थे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड तमाम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे। इसके बाद जो अगला आया वो आता फंक्शनल असेंबलर था। उसका काम ये था कि वो जो मैथमेटिक्स और लॉजिक्स ऑपरेशन थे उनकी इनकोडिंग के लिए काम करता था, उनकी एप्लीकेशंस की, उनके सॉफ्टवेयर की इनकोडिंग और डेवलपमेंट में काम करता था, इसलिए उसको फंक्शनल कहते थे। फंक्शनल का जो काम था वो टोटल सम फाइंड करना और उससे इनपुट आउटपुट लेकर सम फाइंड करना, क्रेडिट फाइंड करना, डेबिट निकालना, चेक बुक से रिलेटेड, मतलब आपके अकाउंट से रिलेटेड जितने भी लॉजिक ऑपरेशन थे उन सबको हैंडल करता था। इसका मेन काम यही था। तो किसी भी इनपुट का वो पहले फाइंड सम भी कर सकता था और फिर उसका जो अगर दो एक से ज़्यादा वैल्यूज उसको दो वैल्यूज देते थे तो उनका वो डिफरेंस भी बताता था, तो डिफरेंस फाइंड करना भी उसका एक फंक्शन था। इस इनकोडिंग के ज़रिए जो सम निकाला जाता था वो दो तरह का होता है। पहला सम ऐसा होता था कि मतलब जो आपकी न्यू वैल्यूज़ हैं वो तमाम जो है आपके तमाम ओल्ड वैल्यूज़ में ऐड होती चली जाएंगी और फिर उसका एक टोटल सम आएगा। जो दूसरा फाइंड सम था वो ये था कि रिसेंटली जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सबका सम निकालता था। ये दूसरी तरह का फाइंड सम था। ये दो तरह के जो थे सम फंक्शनली असेंबलर कोडिंग के ज़रिए निकल आते थे। जहाँ तक बात डिफरेंस की है फंक्शनल और इम्पेरेटिव की, इम्पेरेटिव में ये होता था कि उसमें बहुत सारी अलग अलग स्टेटमेंट्स होती थी कि वो ईच टाइम एक टाइम में एक से एक ही कंप्यूटेशन कर पाता था और उसको सेव करके फिर उसमें आप दोबारा अगली एडिशन या सम करते थे।
जबकि फंक्शनल में ये काम था कि वो उसी में ऐड करते जाएं, उसी में अपने अगले कंप्यूटेशन करते जाएं, तो वो उसी स्टेटमेंट पे, सिंगल स्टेटमेंट पे चलता चला जाएगा। ये दोनों के दरमियान बेसिक फ़र्क था। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है प्रोग्रामर, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है तो इसको OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें ये होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हैं वो तब मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, और जिस तरह का भी प्रॉब्लम आता है वो उसे डिज़ायर सिस्टम में ले जाके उसे सॉल्व करते हैं, ऑन हैंड उसी वक्त सॉल्व कर देते हैं। तो आपको खुद से उसको उस जगह उस सॉफ्टवेयर में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ही प्रॉब्लम उस सॉफ्टवेयर में जाके रिजॉल्व होती है और आपको आउटपुट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना चाहते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो वो इस तरह से होगा कि इसमें तमाम प्रोग्राम जो हैं अलग अलग जगह पे आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, वो एक ही में काम करेंगे। मिसाल के तौर पर जब आप कोई GUI बनाते हैं तो उसका आइकन स्क्रीन पे होता है, वो मतलब उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डिनोट किए जाते हैं। मतलब जब उस पर क्लिक करें तो उसने क्या रिस्पॉन्ड करना है, जब उसको ड्रैग करें तो उसने ड्रैग होना है। ये सारे अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट होते हैं जो मिला जुला के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक साथ बनते हैं, ताकि उस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का या उसका सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन का जो हर एक फंक्शन है वो अपने अपने रिस्पॉन्ड करे, अपने अपने फंक्शन से रिलेटेड काम करे। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तमाम ऑपरेशन एक ही साथ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे चारों तरह की प्रोग्रामिंग जो है हमने समझ ली है, फंक्शनल भी, इम्पेरेटिव भी, डिक्लेरेटिव भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। खुदा हाफिज़।